हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख रहे हैं। लेक्चर 2/4। लास्ट क्लास में हमने रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये सारी चीज़ें अपन ने देखा था। अब उसके आगे देखेंगे, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे और कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करके सॉल्व करके भेजने के लिए कहा था। कुछ बच्चों ने भेजा, कुछ ने नहीं भेजा। बहुत बुरी बात है यार, घर में आराम से बैठे हो, स्कूल आने जाने का चक्कर नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, तो एटलीस्ट ईमानदारी से पढ़ाई तो करो घर पे। चलो, आज अपन कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन पर ग्राफ वाला पार्ट बच गया था, तो उसको देख रहे हैं अपन। हमने यहाँ पे एक ग्राफ लिया, यहाँ हमने कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी देख रहे हैं, और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन यानी कि अंडर रूट में लिया जाता है हाफ स्क्वायर में। तो दो लाइन आपको मिलेंगी, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन और एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बेटा याद रखो, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो ऐसे रहेगा, स्ट्रेट लाइन देगा, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी मैं CH3COOH ले रहा हूँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आपको मालूम है दिए गए कॉन्सेंट्रेशन में 100% नहीं टूटता है, उसका ग्राफ ऐसे होगा। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस मोलर कंडक्टिविटी, इसकी यूनिट आपको मालूम है, सीमेंस है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, मोल इनवर्स है, और कॉन्सेंट्रेशन की मोल्स पर लीटर। कॉपी करो बेटा, ये इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है जो आपको मालूम होना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है तो वो स्ट्रेट लाइन जाएगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो जैसे जैसे डाइल्यूट करते जाओगे, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाते जाओगे, उससे ऐसे कंडक्टिविटी आते जाएगी। इज इट क्लियर? कॉपी कर लो बेटा ये प्लीज। कॉपी करो जल्दी से। हो गया। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में लिखो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, साइड हेडिंग डालो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिखो, उसमें मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्लोली, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्लोली with dilution. Molar conductivity increases slowly, molar conductivity increases slowly with dilution and can be represented by a given formula, and can be represented by a given formula. ये फार्मूला कॉपी करो। ये फार्मूला देने वाले डेबे, हक्ल एंड ओनसागर। डेबी, हक्ल एंड ओनसागर इक्वेशन के नाम से जाना गया, और एक बार कंपटीशन में सिर्फ फार्मूला पूछा गया था डेबे, हक्ल एंड ओनसागर का। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है। पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अच्छे से सीखेंगे, उसके बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट अच्छे से सीखेंगे। क्लियर हो गया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ही आगे जाके हमें एक लॉ मिलेगा, जिस लॉ का नाम है कोरोशस लॉ, KOHLRAUSCHS, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट कोरोशस लॉ है। इसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ही हमें ये लॉ को पढ़ना होगा। समझ में आ रही है बात? कॉपी करो, पहले इक्वेशन कॉपी करो।
कोलरिशस लॉ, वो एपोस्ट्रोफी एस है लास्ट वाला, कोलरिशस लॉ इसका नियम, ये एपोस्ट्रोफी कोलरिशस लॉ इसका नियम हो गया। लिखिए कैप M is a molar conductivity, cap M is a molar conductivity and cap naught M is a limiting conductivity, limiting molar conductivity, limiting molar conductivity। क्लियर। अब स्टार बना के लिखो ए फॉर ए गिवन सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर, ए जो है दिए गए सॉल्वेंट यानी कि आप वाटर लिए, ऑयल लिए, वो सॉल्वेंट हुआ, और टेम्परेचर 298 केल्विन है, 300 केल्विन है, 350 केल्विन है, वो उसके ऊपर लिखो ए इंपॉर्टेंट है। ए फॉर ए गिवन सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर, सॉल्वेंट के नेचर और टेम्परेचर पर ही नहीं बल्कि आगे और लिखा रहा हूं, given solvent and temperature depends on the type of electrolyte, कौन से टाइप का इलेक्ट्रोलाइट लिया है, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज द चार्ज ऑन द कैटायन, दैट इज द चार्ज ऑन द कैटायन and anion, the charge on the cation and anion produced on the dissociation, produced on the dissociation, produced on the dissociation of the electrolyte in the solution, of the electrolyte, of the electrolyte in the solution। एग्जाम्पल जरा इधर देखो भाई, मैंने NaCl लिया तो एक Na प्लस और एक Cl माइनस, तो 1 1 जा 1, तो ये 1:1 हुआ। ये दोनों को पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना, उसके बाद डालना 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। अब मैंने यहाँ पे CaCl2 लिया, जरा देखिए, तो Ca2 प्लस और 2 Cl माइनस, तो 1 2 जा 2, इस वो यहाँ पे कैटायन CaCl2, तो कैटायन का कितने नंबर ऑफ कैटायंस है 1, और ये कितने है 2। क्लियर। CaCl2। अब मैंने यहाँ पे डाला MgSO4, MgSO4 में टूटा तो Mg 2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, दोनों का चार्ज सेम है तो 2:2। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है बात? कॉपी करो। CaCl2 में चार्ज 2:1, चार्ज देखो, MgSO4 में चार्ज देखो, दोनों में चार्ज, Na में देखो चार्ज 1:1। चार्ज के बेसिस पे आप करेंगे, आपको कितना कैटायन पे चार्ज है, कितना एनायन पे चार्ज है, ये पहले कॉपी करो। इज इट क्लियर? ये ए के ऊपर डिपेंड करता है, ए को डिसाइड करता है चार्ज। चार्ज Mg पर 2 प्लस है तो 2, Cl पर 1 माइनस है तो 1, उसी तरह MgSO4 पे 2 चार्ज है तो 2:2। क्लियर? हो गया। नेक्स्ट लिखो कोलरिशस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन्स, कोलरिशस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयन्स। लिखो द लॉ स्टेट्स दैट
the law states that the limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of the individual contribution of the anion and cation of the electrolyte clear. एग्जाम्पल देखो, मोलार कंडक्टिविटी अपने को उन्होंने लिमिटिंग दिया, NaCl की दे रहे हैं, तो कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस, यहाँ पे लिखूंगा मैं NaCl की, एंड कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। अब उन्होंने मोलार कंडक्टिविटी मुझे CaCl2 की दी, तो कंडक्टिविटी ऑफ Ca2 प्लस प्लस यहाँ पे 2 है नंबर ऑफ आयॉन्स, तो 2 इंटू ये देखो CaCl2 में 2Cl है, देखो यहाँ पर क्लोरीन 2 है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, उसी तरह मोलार कंडक्टिविटी मुझे MgSO4 की दिए, तो कंडक्टिविटी ऑफ Mg2 प्लस प्लस कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 माइनस। अब ये लिमिटिंग कह रहे, लिमिटिंग तो ऊपर नॉट लगा देंगे, लिमिटिंग का मतलब होता है ऊपर आप नॉट लगाएंगे, ऊपर नॉट लगेगा, लिमिटिंग रहा तो नॉट लगेगा, लिमिटिंग नहीं रहा तो नॉट नहीं लगेगा। कॉपी करो। पूरा कॉपी करो भाई। लिमिटिंग रहा तो ऊपर नॉट लगाना, लिमिटिंग नहीं है तो नॉट नहीं लगेगा, सिंपल। नेक्स्ट लिखो, इन जनरल if an electrolyte on dissociation gives ये बनाना है V प्लस कैटैन, यानी कि V का मतलब नंबर ऑफ कैटैन्स, V प्लस कैटैन, V के सबस्क्रिप्ट में कैटैन, V प्लस कैटैन and V minus anion then molar conductivity is represented as नीचे फार्मूला दिया गया, उसको कॉपी करिए।
नीचे फार्मूला कॉपी हो गया। नेक्स्ट लिखो, here lambda plus naught and lambda minus naught are the, वो lambda plus naught and lambda minus naught are the limiting molar conductivities, are the limiting molar conductivities, are the limiting molar conductivities of the cation and anion, of the cation and anion। क्लियर बेटा, ये मोलार कंडक्टिविटी है, क्यों? क्योंकि हमें वो इलेक्ट्रोलाइट मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन में दे रहे हैं। किस में दे रहे हैं? मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन में। कोलोशियस लॉ समझ में आ गया होगा। कोलोशियस लॉ कहता है कि अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स है तो कंडक्टिविटी उसका सम कर दो, बिल्कुल सही है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, 5 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं। मैंने कहा बेटा आज क्लासरूम में नहीं होगी, लेबोरेटरी में होगी, प्रैक्टिकल भी करना है, हर बच्चा अपनी अपनी चेयर लेकर आओ। तो बेटा टोटल एक टाइम पे कितनी चेयर्स आई होगी? 10। क्या 10 के 10 बॉयज़ लाए? नो। क्या 10 के 10 गर्ल्स लाए? नो। मगर 10 5 बॉयज़ और 5 गर्ल्स दोनों का सम। उसी तरह इधर देखो, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है और ये इलेक्ट्रोड्स हैं, और इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में A प्लस है और B माइनस है, तो प्लस इधर जा रहा, माइनस इधर जा रहा, ये कैथोड पे चलेगा। कौन? कैटायन। और B एनोड पे चलेगा। एनायन है, कहाँ जाएगा वो? एनोड पर जाएगा। तो ये दोनों जब चलेंगे तो करंट तो फ्लो होगा, तो इनका सम करने के लिए बोला गया। अब सॉल्यूशन कौन सा दे रहे हैं? मोलारिटी वाला, मोलर सॉल्यूशन है, तो इसलिए हम लिख रहे हैं कैप एम। लिमिट में लो, कितने कैटायंस है उनका कंडक्टेंस बताओ लिमिट में, यानी लिमिट का मतलब जहाँ कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाए और कंडक्टिविटी मैक्सिमम। ये माइनस, ये माइनस, ये लिमिट में, ये मोलार। सपोज करो अब उन्होंने मुझे जो इलेक्ट्रोलाइट दिया, इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर नॉर्मेलिटी में देते हैं तो हम क्या लिखेंगे? तो पहले मैं मोलार कंडक्टिविटी के कुछ लिख रहा हूं। मुझे उन्होंने AgBr दिया, टूटा तो Ag पर प्लस और Br पर माइनस। मुझसे कह रहे मोलार कंडक्टेंस रिप्रेजेंट करो, तो मोलार कंडक्टेंट लिमिट पर AgBr का क्या लिखूं? ये Ag प्लस प्लस Br माइनस। अब मुझे उन्होंने क्या किया? FeCl3 दिया मोलार, तो मैंने लिखा Fe3 प्लस प्लस 3Cl माइनस लिमिट में। अब मुझे उन्होंने Al2SO4 टेकन थ्राइस दिया, तो आपको मालूम है ये टूटता है, तो Al3 प्लस 2, लेफ्ट वाले पर प्लस, राइट वाले पर माइनस। Al अलग हो गया, सल्फेट अलग हो गया, Al अलग हो गया, सल्फेट। कितने हैं? 2, तो इससे पहले 2 लिखो। इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 3, इधर 3 लिखो। ये वाला नंबर इसका चार्ज होगा, ये वाला नंबर इसका चार्ज होगा, जो अपन छोटी क्लासों से सीखते हैं। तो मोलर कंडक्टेंस लिमिट में किसकी? Al2SO4 टेकन थ्राइस की क्या होगा? 2Al3 प्लस लिमिट प्लस 3SO4 2 माइनस लिमिट। कॉपी कर लो बेटा, ये मोलर कंडक्टिविटीज बताया। अब मैं इक्विवेलेंट यहाँ पे बताऊंगा। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कोई ऐसे लिखेंगे, इक्विवेलेंट यहाँ बताऊंगा मैं। पहले मोलर कंडक्टिविटी लिखो।
हो गया। नेक्स्ट, अब अपन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए देख रहे हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए बेटा यहाँ V कैटायन तो रहेगा, लिमिट रहेगी प्लस, या V एनायन तो रहेगा, लिमिट रहेगी माइनस। फिर सर मोलर और इक्विवेलेंट तो सेम दिख रहा, नहीं, यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी AgBr के लिए दिया, तो AgBr में तो वैलेंसी फैक्टर 1 है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ कैटायन यानी Ag प्लस और प्लस या Br माइनस। अब उन्होंने मुझे FeCl3 दिया, तो बेटा देख FeCl3 का वैलेंसी फैक्टर 1 3 3 आ रहा है, यानी Fe के ऊपर 3 प्लस और यहाँ 1 और 3 Cl पर माइनस। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखने के लिए अपने को इक्विवेलेंट यहाँ लिखना पड़ेगा। FeCl3 जिसकी लिख रहे हैं उसको यहाँ बताया जा सकता है, नहीं भी बताओगे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप 1 डाल के वैलेंसी फैक्टर 1 3 3 लिखोगे, फिर ये लिखोगे कैटायन Fe3 प्लस, फिर यहाँ वैलेंसी फैक्टर 3/3, ये डालोगे Cl माइनस, ये लिमिट और ये लिमिट। अब Al2SO4 का है, तो यहाँ पर आयोनाइज्ड करा हुआ हूँ मैं उसको, तो यहाँ पर मैंने लिखा Al2SO4 टेकन थ्राइस, तो उसको मैं लिखूंगा वैलेंसी फैक्टर कितना 2 3 6 आ रहा, n इक्वल्स टू 6 है, तो यहाँ लिखूंगा 2/6 लैम्डा Al3 प्लस नॉट, और यहाँ लिखूंगा 3/6 लैम्डा SO4 2 माइनस, एक और K4FeCN6, अगर ये टूटता है तो 4K प्लस प्लस FeCN6 4 माइनस, ये पूरा एक ही माना जाएगा, तो ये हुआ इक्विवेलेंट K4FeCN6 का इक्वल्स टू वैलेंसी फैक्टर 4 1 4 4 1 4, तो 1/4 लैम्डा K प्लस लिमिट प्लस ये तो 4/4 हुआ, यहाँ 4 है और ये 4, 1/4 Fe लैम्डा लिखना था, लैम्डा नॉट FeCN6 माइनस 4। कॉपी कर लो भाई, ये इक्विवेलेंट है, अपने को डायरेक्ट न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट का दे दिया और कंपटीशन में भी आता है, और थ्योरी पार्ट में इक्विवेलेंट नहीं दिया है, मगर आपको सीखना है, सीखिए। पूरा एक बार अच्छे से समझो। इक्विवेलेंट में वैलेंसी फैक्टर से नंबर ऑफ आयन्स डिवाइड होंगे और मोलर में डिवाइड नहीं होंगे, बस इतना डिफरेंस है, बाकी सब एक ही है। डिपेंड करता है कि आपको जो कॉन्सेंट्रेशन दिया गया वो मोलैरिटी में दिया या नॉर्मेलिटी में। अगर नॉर्मेलिटी में दिया तो उसकी कंडक्टिविटी को आप बोलेंगे इक्विवेलेंट, और अगर मोलैरिटी में दिया तो उसकी कंडक्टिविटी को बोलेंगे आप इक्विवेलेंट कंडक्टिव। मोलैरिटी में दिया तो मोलर और नॉर्मेलिटी में दिया तो इक्विवेलेंट। ये था ऑल अबाउट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट हेडिंग डालो वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसमें लिखो पहला पॉइंट इलेक्ट्रोलाइट। पहला पॉइंट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज ionic compounds. Weak electrolytes are those ionic compounds
which cannot be ionized 100%, which cannot be ionized 100% in a given concentration, which cannot be ionized 100% in a given concentration. Second point, its dissociation increase with increase in dilution. Third point, at infinite dilution, they are ionized 100%. हो गया. नेक्स्ट साइड हेडिंग डालो, ऑस्टवाल, OSTWALD, ऑस्टवाल्ड लॉ, OSTWALD, ऑस्टवाल्ड लॉ लिखिए. It states that weak electrolyte ionized 100% at infinite dilution. वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी ऑस्टवाल कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज्ड हो सकते हैं कितने डाइल्यूशन पे? इन्फिनाइट डाइल्यूशन. इन्फिनाइट डाइल्यूशन का मतलब आप पानी तब तक मिलाते जाओ जब तक का ये पूरी तरह आयोनाइज्ड ना हो जाए. इन्फिनाइट का मतलब सात समंदर का पानी नहीं है भाई. इन्फिनाइट डाइल्यूशन मतलब सात समंदर का पानी नहीं. आपको पानी तब तक मिलाना है जब तक ये पूरी 100% आयोनाइज्ड हो जाए और उसके बाद आप लिमिटिंग निकाल सकते हैं. क्लियर? अब देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो पार्शियली डिसोसिएट होंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाला जा सकता. मोलर कंडक्टिविटी दिए गए कॉन्सेंट्रेशन पर डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग पर यानी इन्फिनाइट पर. ये इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर. चलो अपन एक इक्वेशन बनाते हैं. मुझे उन्होंने ग्राफ में एसिटिक एसिड दिया तो मैं उसी को यूज कर रहा हूँ. एसिटिक एसिड है, आप 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम में करे हो कि हम जब केमिकल इक्विलिब्रियम करते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम करते हैं, ये इनिशियली 1 रहता है, ये 0 और ये 0. कुछ टाइम के बाद इसमें से कुछ पार्ट गया 1 माइनस अल्फा, ये भी अल्फा हुआ, ये भी अल्फा. तो बेटा इसको कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई भी किया जाता है. और अब हमसे कहा जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड इज एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट. याद होगा आपको, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ देयर रिएक्टेंट. और अगर उनका कुछ नंबर होता है तो उसको पावर्स में रख देते हैं, एक्स और एक्स पावर्स में रखते हैं. तो अब के एक्टिव मास में कौन है? सी अल्फा और सी अल्फा. रिएक्टेंट में कौन है? सी 1 माइनस अल्फा. सी चला गया तो के ए इक्वल्स टू हो गया सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. अल्फा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में गिवन है. अल्फा की वैल्यू अपने को इक्वेशन नंबर 1 में गिवन है, तो वहां से हम अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं. अल्फा हमें मालूम है, अल्फा बराबर है मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टेंस लिमिट में. तो के ए इक्वल्स टू हो गया सी
अल्फा की जगह लिख रहे हैं मोलर कंडक्टेंस गिवन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट लिमिट डिवाइडेड बाय 1 माइनस मोलर कंडक्टेंस अपॉन मोलर लिमिटिंग कंडक्टेंस और यहाँ पे स्क्वायर। ये जो इक्वेशन आई ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आई। किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और इसको ऑस्टवाल्ड की इक्वेशन कहते हैं। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग कंडक्टिविटी माइनस ए रूट ऑफ सी, ये स्ट्रॉन्ग है। ये डेबे ओनसागर की है। किसकी है? डेबे हकल ओनसागर इक्वेशन है ये। और ये ऑस्टवाल्ड की इक्वेशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हुआ। इसके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पूरा हुआ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पूरा हुआ। अब सिर्फ एक लेक्चर बचा थ्योरी पार्ट, जिसमें हम प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, कोलोसियस लॉ के एप्लीकेशंस और उसी के साथ न्यूमेरिकल, इसके कोलोसियस लॉ के एप्लीकेशन में उसके न्यूमेरिकल सिखाए जाएंगे। इसलिए अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म होने हैं। अब आप पीछे की एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट और टॉपिक अपना लास्ट फिजिकल का टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट होगा। वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपन पहले उससे पहले सीख चुके हैं। क्लियर? ओके बेटा, थैंक यू।